रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विनीता अपने बेटे अजय के लिए कई जगह रिश्ता देखती है, पर अजय को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। इस कारण उसकी शादी नहीं हो पाती। काफी लड़कियां देखने के बाद माहिरा नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है, जो रंग में थोड़ी काली थी। दोनों माँ बेटे उसके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। जब माहिरा चाय नाश्ता लेकर उनके सामने आती है, तो विनीता माहिरा का काला रंग देखकर एकदम से डर जाती है और उसकी माँ सविता बोलती है, ये हमारी बेटी माहिरा है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घर के सारे कामकाज जानती है। जिसके बाद विनीता अपने बेटे अजय के कान में धीरे से बोलती है, अरे पढ़ने लिखने से थोड़ी ना शादी हो जाएगी, थोड़ा रंग रूप पे भी ध्यान दिया होता तो इसे देखकर हमें किसी भूतनी की याद नहीं आती। माँ तुम चुप हो जाओ, रूप रंग का क्या करना है, लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। जी मुझे माहिरा पसंद है, तो अब आप माहिरा जी से भी उनकी राय पूछ लीजिए। ये बात सुनकर माहिरा की आंखों में चमक आ जाती है, पर विनीता को माहिरा के काले रंग के कारण वो बिल्कुल नहीं भाती। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जिसके बाद ससुराल में उसकी मुंह दिखाई होती है और माहिरा के साथ उसकी नंद त्रिशा भी बैठ जाती है, जो कि बहुत ही गोरी और सुंदर थी। तभी एक पड़ोसन माहिरा को देखकर बोलती है, ये क्या विनीता, कैसी बहू लाई है? बहू है या कोयले की खान? अरे इतना काला कैसे हो सकता है कोई? तो क्या हुआ अगर मेरी भाभी काली है, कम से कम वो आपकी बहू जैसी अनपढ़ गवार तो नहीं। आए हाय, बड़ी हिमायती बन रही है अपनी भाभी की। तो जो क्रीम तू लगाती है वो अपनी भाभी को भी दे देना, क्या पता तेरे जितने ये भी गोरी हो जाए। जी नहीं, भाभी को क्रीम की जरूरत तो नहीं है, पर मुझे लगता है आपको दिमाग के डॉक्टर की बहुत जरूरत है, ताकि वो आपकी सोच का इलाज कर सके। त्रिशा, ये कौन सी तमीज है बड़ों से बात करने की? पर माँ, आप इन आंटियों को भी तो कुछ कहिए, कब से ना जाने क्या कुछ नहीं कह रही भाभी के रंग को लेकर। आपने इन्हें बुलाया ही क्यों है? हाँ हाँ, जा रहे हैं, हम तो यहाँ रस्म के लिए आए थे। पर कैसी मुंह दिखाई जब बहू का मुंह देखने लायक ही नहीं है। इतना कहकर सारी औरतें वहाँ से चली जाती है और ये सब सुनकर माहिरा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। तभी त्रिशा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अब तू कहाँ चली उसके पीछे पीछे? तेरी वजह से उसकी मुंह दिखाई रह गई। मैं पूछती हूँ कि तुझे इतना बोलने की क्या जरूरत थी? जब ऐसी बहू लेकर आएंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। माँ, कम से कम आप तो भाभी के बारे में ऐसा मत कहो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तभी तो ये काली कलूटी हमारे पल्ले पड़ गई। लोग तो कहेंगे ही कि बहू से ज्यादा सुंदर तो हमारी ये बेटी है। वही माहिरा अपनी मुंह दिखाई पर पानी फेरने की सारी जिम्मेदार अपनी ननद को मानती है और खुद से बोलती है, ये त्रिशा अपने आप को समझती क्या है? आखिर ये होती कौन है मेरे लिए बोलने वाली? इसकी वजह से आज मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। मेरा सारा मुंह दिखाई का फंक्शन खराब हो गया। अच्छा होता जो अपना मुंह बंद रखती। अरे गोरी है तो क्या हुआ, मुझ पर दया दिखाएगी क्या? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन त्रिशा की कुछ फ्रेंड्स घर आती हैं, जिन्हें माहिरा छिपकर किचन से देखती है और बोलती है, जरूर ये त्रिशा अपनी फ्रेंड्स को आज इसीलिए घर लाई है, ताकि जैसे उस दिन इसने पड़ोसियों के सामने मुझे बेइज्जत किया था ना, आज अपने दोस्तों के सामने भी कर सके। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर सो जाती है। त्रिशा अपनी भाभी को बुलाने के लिए पहले तो किचन में जाती है, पर भाभी किचन में ना मिलने पर वो उनकी कमरे में जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि माहिरा तो चादर ओढ़कर सो रही है। उसे ऐसे सोता देखकर वो उसे जगाते हुए बोलती है, भाभी, वो मेरी कुछ फ्रेंड्स शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए वो आज आपसे मिलने घर आई हैं। वो क्या है ना त्रिशा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्तों से मिल नहीं पाऊंगी। त्रिशा वहाँ से चली जाती है और हॉल में आकर अपनी फ्रेंड से बोलती है, यार वो आज भाभी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो वो तुम लोगों से मिल नहीं पाएंगी। त्रिशा की फ्रेंड्स उसकी बात नहीं मानती और माहिरा के कमरे की तरफ जाने लगती है। कमरे में पहुंचकर वो सोती हुई माहिरा के ऊपर से चादर को हटा देती है और माहिरा को देखकर बोलती है,
ओह, तो मैं अब समझी क्यों तेरी भाभी बाहर नहीं आती। हाँ, ऐसी अमावस्या की रात जैसी काली शक्ल लेकर बाहर आती भी तो कैसे। ये सब देखकर माहिरा को गुस्सा आता है और वो त्रिशा पर चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर कर ली ना तुमने अपने मन की तृषा। यही चाहती थी ना तुम कि तुम्हारे दोस्तों के सामने मेरे काले रंग का मजाक बन जाए। अरे उस दिन मुंह दिखाई में भी तुमने यही किया और आज भी यही किया। इतना कहकर माहिरा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद में त्रिशा अपने कमरे में अकेले बैठी होती है। तभी उसकी माँ विनीता उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ त्रिशा, तू उदास क्यों बैठी है और आज तूने नाश्ता भी नहीं किया? माँ, मैंने कभी भाभी को उनके काले रंग को लेकर बुरा बर्ताव नहीं किया और ना ही कभी उनका बुरा सोचा, पर पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तू उस काली कलूटी के बारे में इतना क्यों सोचती है, जब उसे तेरे किए की कोई परवाह ही नहीं। पर माँ, वो मेरी भाभी हैं। भले ही वो मेरे गोरे रंग और सुंदर होने की वजह से मुझसे नफरत करती हों, पर मैं तो उनकी दिल से इज्जत करती हूँ ना। ये सब बातें दरवाजे पर खड़ा उसका भाई सुन लेता है और वो माहिरा के पास जाकर बोलता है, माहिरा, मुझे ये बताओ, आखिर तुम त्रिशा से इतनी नफरत क्यों करती हो? मेरे अलावा एक वही है जिसे तुम्हारे इस काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब उसका दिखावा है और कुछ नहीं। सबके सामने महानता की देवी बनती है, पर सच तो ये है कि वो हमेशा ही मेरे कालेपन का मजाक बनाती है और कुछ भी नहीं। माहिरा की ये बात त्रिशा भी सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि मैं अपने गोरे होने पर आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ तो ठीक है, अब से मैं काला मेकअप किया करूँगी। त्रिशा की कही बातों को माहिरा सीरियस नहीं लेती, पर अगले दिन वो त्रिशा को देखती है तो पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने काला सा मेकअप किया होता है। और फिर त्रिशा बोलती है, चलिए भाभी, बाजार चलते हैं। सच में तुम बाजार जाओगी मेरे साथ, वो भी ऐसे? हाँ भाभी, बिल्कुल ऐसे ही। जिसके बाद दोनों बाजार जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में त्रिशा के जान पहचान वाले लोग उसे ऐसे देखकर बहुत सी बातें बनाने लगते हैं, जो कि माहिरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद में दोनों घर वापस आ जाती हैं और विनीता त्रिशा को इस तरह देखकर बोलती है, अरे इस कल्लो माई के चक्कर में मेरी इतनी गोरी चिट्टी बेटी भूत बन के घूम रही है। अरे सत्यानाश हो बहू तेरा। माँ प्लीज, आप कुछ मत कहिए। जिसके बाद माहिरा को एहसास होता है कि त्रिशा सच में बहुत अच्छी है और माहिरा को नीचा दिखाने का उसका कोई इरादा नहीं था। जिसके बाद में माहिरा बोलती है, मुझे माफ कर दो त्रिशा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। जितना गोरा तुम्हारा रंग है ना, उतना ही साफ तुम्हारा दिल भी है, जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की। इतना कहकर वो एक रुमाल लेकर त्रिशा के चेहरे से काला मेकअप हटा देती है और दोनों बाद में गले मिलती है। ये देखकर अजय और विनीता भी बहुत खुश होते हैं और इस तरह दोनों ननद भाभी बहनों की तरह रहने लगती है। आशा एक गरीब औरत थी जो बड़ी ही मुश्किलों से अपनी एक लौती बेटी साक्षी का पेट भरती थी। पति की मौत के बाद उसके हालात बहुत खराब हो गए थे। वो दूसरों के घरों में काम करके ही अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा पाती थी। ऐसे ही नवरात्रों के प्रारंभ होने का समय पास था, जिसके कारण आशा को उसकी मालकिन विमला बोलती है, आशा, आज तुम मंदिर की सफाई कर दियो अच्छे से। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं ना, तो बहुत सारा काम है, इसीलिए तू और तेरी बेटी जल्दी जल्दी काम कर देना। मालकिन, मैं ही कर लूंगी सारा काम। वो छोटी है, कोई भूल चूक हो गई तो खामखा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जो करना है जैसे करना है करो, लेकिन काम खत्म करके ही जाना है तुम्हें। विमला आशा को उसका सारा काम बताकर चली जाती है, जिसके बाद आशा मंदिर की सफाई में लग जाती है। तभी उसकी बेटी मंदिर में रखी बड़ी सी माता की मूर्ति को देखकर बोलती है, माँ, मालकिन के घर पर तो माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति है, क्या इसलिए उनके पास इतना सारा पैसा है? हमारे घर पर छोटी सी मूर्ति है तो हमारे घर पर कुछ है ही नहीं। बेटी, माता रानी हमारी भक्ति से प्रसन्न होती है, ना कि उन पे किए खर्च से, क्योंकि उनके लिए अमीर गरीब सब एक समान होते हैं। नहीं माँ,
तुम झूठ बोलती हो। अगर माता रानी सबको एक समान देखती है तो फिर हम गरीब क्यों हैं? साक्षी देख, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। सारा काम खत्म करके अभी घर पर भी जाकर नवरात्रों की तैयारी करनी है, तो इसलिए तू जा यहाँ से। साक्षी घर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी विमला हाथों में फलों की टोकरी लिए खड़ी होती है और साक्षी को ऐसे घूमता देखकर उससे बोलती है, ए लड़की, कहाँ घूम रही है? इधर आ, मेरी मदद कर। ये फलों की टोकरी अपनी माँ को दे दे, कल पूजा के लिए है ये फल ध्यान से ले जाइयो। ठीक है आंटी जी। साक्षी फलों की टोकरी लेकर मंदिर की तरफ जाती है, तो वहाँ आशा को ना देखकर वो टोकरी वहीं रखते हुए देखती है कि उसमें कई तरह के फल होते हैं, जिसको देखकर वो बोलती है, ये सारे फल माता रानी खा पाएंगी क्या? इतने सारे फल हैं। अगर इनमें से मैं एक ले लूंगी तो माता रानी बुरा तो नहीं मानेगी। उनके पास तो पूरी टोकरी है। साक्षी एक फल निकाल के जैसे ही खाने लगती है, विमला उसे देख लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में बोलती है, ए लड़की, ये क्या कर रही है? पूजा के फल झूठे करेगी क्या? शर्म नहीं आती तुझे? एक खींच के थप्पड़ पड़ेगा ना। माफ कर दो आंटी जी, गलती हो गई, पर मैंने खाया नहीं, वापस रख देती हूँ। अरे चुप कर, छू तो दिया है ना तूने फल, सारे फल अशुद्ध कर दिए तूने। विमला की आवाज सुनकर आशा वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी का बचाव करते हुए बोलती है, मालकिन माफ कर दो इसको, फल के पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना, पर इसको माफ कर दो। ठीक है, तेरी वजह से माफ कर रही हूँ इसे, और इसे दोबारा मत लाना यहाँ पे। जी मालकिन। विमला इसके बाद नवरात्रि के लिए पूरे घर की सजावट करवाती है और आशा अपना सारा काम खत्म करके कुछ पैसे लेकर अपने घर आती है, जहाँ वो आते ही अपने घर के छोटे से मंदिर की सफाई करने लगती है। ये देखकर साक्षी बोलती है, माँ, साफ सफाई करने से क्या फायदा होगा? माता रानी तो विमला मालकिन की ही प्रार्थना सुनेगी। ऐसे नहीं बोलते बेटी, माता रानी हर किसी को उसके हक का ही देती है। चल अब मेरी मदद कर साफ सफाई में। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से मंदिर को अच्छे से सजाती हैं। अगले दिन विमला के घर सभी तैयार होकर नए कपड़े पहनकर नवरात्रि की पूजा आरंभ करते हैं। माता को कई प्रकार के फल फूल चढ़ाते हैं, तो वहीं आशा मिश्री के दानों का भोग लगाकर माता रानी के नवरात्रों की शुरुआत करती है। दोनों ही घरों में माता का आगमन होता है, पर कितने अलग अलग ढंग से। अब आशा अपनी पूजा खत्म करके काम के लिए निकल रही होती है, तो साक्षी उससे बोलती है, माँ, आज से आपके उपवास है, आप सारा दिन भूखे पेट काम कैसे करोगी? मैं आपके साथ चलती हूँ, हाथ बटा दूंगी। नहीं साक्षी, तेरे को साथ लाने पर मालकिन पहले ही गुस्सा कर रही थी, आज कहीं सीधा घर से ही ना निकाल दे। ठीक है माँ, मैं घर पर रहकर तुम्हारा इंतजार करूँगी। आशा अपनी मालकिन के घर जाती है, जहाँ वो उपवास रखते हुए सारा काम करती है, और शाम को जाते हुए विमला उसको बचा हुआ खाना देते हुए कहती है, ले आशा, ये खाना ले जा, मैंने बाहर से व्रत के लिए खाना मंगाया था तो ज्यादा आ गया, इसीलिए तू ले जा। मालकिन, मेरा उपवास है और बेटी के लिए मैं खाना बना कर आई हूँ, इसलिए माफ करना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जाते जाते इसे फेंकते हुए जाना। आशा हाथ में खाना लिए बोलती है, हे माता रानी, किसी को इतना देती है कि उसको कदर नहीं होती और किसी को कुछ भी नहीं देती। अजब माया है तेरी माता। आशा उस खाने को ले जाती है और रास्ते में कुछ भूखे लोगों को दान कर देती है, जिसके बाद घर आकर पूजा पाठ करने के बाद साक्षी उससे बोलती है, हाँ, आज तो नवरात्रि का पहला दिन था, मालकिन के घर पर तो 56 भोग बना होगा, उन्होंने आपको नहीं दिया? बेटा, किसी के रहम से मिले 56 भोग हमारा पेट नहीं भर सकते, इसलिए जितना हमारे पास है उतने में ही खुश रहे। बाकी माता रानी सब देखती है, वो हमारे भी दिन बदलेगी। नवरात्रों के 8 दिन आशा भक्ति भाव से अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी की पूजा करती है और अगले दिन कन्या पूजन के लिए आलू पूड़ी बनाने का सामान लाती है। लेकिन तभी विमला उसको अपनी बेटी के साथ घर आने के लिए संदेशा भिजवाती है। आशा को अपना सारा काम छोड़कर अपनी मालकिन के घर जाना पड़ता है, जिसके बाद वहां पहुंचकर विमला उसको 5 तरीके का भोग बनाने को बोलती है। सारा खाना बनाकर आशा उससे बोलती है, मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जाऊं क्या? अरे रुक, कन्या पूजन में एक बच्ची कम आई थी, तो तू ये प्रसाद अपनी बेटी को दे देना, ताकि मेरी पूजा सफल हो जाए, वरना माता रानी के 9 रूपों में
एक कन्या भी कम पूजी तो मेरा व्रत सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है मालकिन, दे दीजिए, फिर मुझे अपने घर जाकर भी पूजा पाठ करना है। कर रही हूँ। वैसे भी तेरी पूजा नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, कौन सा तू करोड़पति बन जाएगी। उफ, इसमें डाल दिया है। आशा प्रसाद लेकर जल्दी जल्दी अपने घर जाती है और पूरी सब्जी बनाने के बाद माता रानी को भोग लगाती है। साथ ही आसपास के घरों से कन्याओं को निमंत्रण देती है, लेकिन कोई बच्ची नहीं आती। ये देख उसको बहुत दुख होता है और वो मंदिर के आगे रोते हुए बोलती है, हे माता रानी, मेरे से ऐसा क्या पाप हो गया जो आपने मेरा व्रत स्वीकार ही नहीं किया। बिना कन्या पूजन के मेरा व्रत कैसे संपन्न होगा माता। कोई भी देवी मेरे घर में कभी वास नहीं करेगी। हे माँ, इतनी कठोर ना बनो। अपनी माँ को ऐसे रोता देख साक्षी बोलती है, माँ ऐसे रो मत। आप तो कहती हो ना कि माता रानी सबको एक समान देखती है, तो वो आपके उपवास को अधूरा नहीं रहने देगी। यकीन रखो माँ। हे माता रानी, अगर मुझसे या मेरी माँ से कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर दो। मेरी माँ के व्रत स्वीकार कर लो माता रानी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दोनों माँ बेटी बहुत रोने लगती हैं। तभी उनके मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और पूरे घर में फैल जाता है, जिसके बाद उनकी आंखों के सामने माता रानी अपने दुर्गा स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देती हैं। दोनों माँ बेटी ये देखकर हैरान हो जाती हैं और हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, हे माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। माँ दुर्गा साक्षात मेरे सामने है। ये मेरा कोई सपना तो नहीं है। नहीं मेरी पुत्री, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रही। आज तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे आने पर विवश होना पड़ा। मेरी पुत्री, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तुम्हारे व्रत तो कब के सफल हो गए और तुमने कन्या पूजन भी पूरे विधि विधान से किया है। पर माता, मैंने तो अभी तक किसी भी कन्या को भोजन नहीं करवाया, फिर आपने मेरा व्रत कैसे स्वीकार किया? पुत्री, पूजा तब सफल नहीं होती जब आप साक्षात देवी रूप कन्याओं को भोजन परोसे। पूजा तब सफल होती है जब आप उन कन्याओं को खिलाने वाला भोजन पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने हाथों से बनाओ। और तुमने विमला के घर पर ये सारा कार्य पूरे मन के साथ अपने हाथों से किया था। तुम्हारे व्रत तो उसी शुभ मुहूर्त में मैंने स्वीकार कर लिए थे। माता, आपने मेरी लाज रख ली। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। सच कहते हैं सब, भक्ति का फल अवश्य देती हो आप। जय माँ दुर्गा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों माँ बेटी आंखें बंद करके माता को धन्यवाद करती हैं। इतने में माता रानी वापस से मूर्ति में समा जाती हैं, जिसके बाद आशा माता को धन्यवाद करके अपनी बेटी साक्षी से बोलती है, बेटी, मालकिन के यहाँ से मैं आज की पूजा का प्रसाद लाई हूँ। तेरे हिस्से का है वो, तो तू खा ले। मैं अभी प्लेट में डालकर लाती हूँ। आशा विमला के यहाँ से लाया प्रसाद निकालती है तो उसमें सोने चांदी के गहने होते हैं। ये देख आशा हैरान होकर बोलती है, अरे, इसमें तो मेरे सामने मालकिन ने प्रसाद डाला था, फिर ये सब कैसे? तभी उसका ध्यान माता रानी की मूर्ति पर जाता है, जिसमें से हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि ये सब माता रानी की कृपा है, जिसके बाद वो उन गहनों की मदद से खुद का छोटा सा खाना बनाने का काम शुरू करती है, ताकि अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य दे सके। साथ ही हर बार माता रानी के नवरात्रे बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरे करती है। इसी के साथ सारे बोलो सच्चे दरबार की जय। ईशाना एक बहुत ही अमीर घर की बड़े ऐशो आराम के साथ जीने वाली एक निहायत ही बदतमीज और घमंडी लड़की थी। वो हमेशा ही अपने सारे काम घर के नौकरों से करवाती थी। शॉपिंग करना, लेट नाइट पार्टी, गैम्बलिंग, ये सब उसके शौक थे। वो हमेशा ही अपने बेफजूल के खर्चों में अपने पिता वीर प्रताप का अंधाधुंध पैसा खर्च करती थी। उसकी माँ मेनका उसे हमेशा ही समझाती थी, ईशाना बेटा, कितनी बार कहा है, जरूरत से ज्यादा पैसे मत खर्च किया करो। और प्लीज मॉम, ये रोज रोज का लेक्चर ना मुझे मत दिया करो आप। अरे बेटा, घर का कुछ काम करना सीख ले। शादी के बाद कोई नहीं सिखाएगा, ताने ही मारेंगे सब। अरे ये जो इतना सारा धन दौलत है, कहाँ लेके जाएंगे आप? 10-12 नौकर मुझे दहेज में दे देना, और अगर नहीं दे सकते तो मेरी सासू माँ तो है ना, उससे काम करवा लूंगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मेरे बच्चे,
कौन किसको सिखाता है और कितना सिखाता है। ईशाना घर से रेडी होकर कार की चाबी घुमाती हुई अपने दोस्तों से मिलने कॉफी शॉप जाती है। कुछ देर मस्ती करने के बाद जैसे ही वो उठकर चलना शुरू करती है कि अचानक सामने से आते हुए चेतन नाम के लड़के से टकरा जाती है। ओ माय गॉड, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। जी नजर तो बहुत कुछ आता है, अब सॉरी यार, गलती हो गई हमसे। एक तो मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से बदतमीजों की तरह हंस रहे हो। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी ड्रेस है। ओह, तुम जैसे मिडिल क्लास को क्या पता होगा। ओ मैडम जी, मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन मुझे कम मत समझिएगा। और कह दिया ना कि गलती हो गई। और अगर इतनी ही अमीर हो तो एक ड्रेस खराब होने पर रो क्यों रही हो? नहीं ले लो। आई बड़ी अमीर। आसपास में खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ईशाना गुस्से से पैर धमकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन ईशाना शॉपिंग के लिए अपने पापा वीर प्रताप से पैसे मांगने उसके ऑफिस आती है। पापा, ओ माय लवली डैड, कितना काम करते हो ना आप, थकते नहीं हो? अरे मक्खन मत लगा और ये बता कितने पैसे चाहिए? ओ पापा, आप मेरी सारी बातों को कितने अच्छे से समझ लेते हो ना। चलो फिर एटीएम कार्ड दे दो जल्दी से। तभी वहाँ चेतन आ जाता है, जिसे देख ईशाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। What the hell? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अरे ओ मैडम जी, आपका पीछा तो मैं अपने सपने में भी ना करूं, और ये तो फिर हकीकत है। ओह, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पापा के ऑफिस में? खाली आदमी नहीं हूँ आपकी तरह, जॉब करता हूँ यहाँ पर। उन दोनों को इस तरह बहस करते देख वीर प्रताप बोलते हैं, ईशाना, चेतन, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? यस पापा, ये वही है जिसने मेरी ड्रेस पर कॉफी गिरा दी थी। जी सर, जानता हूँ और माफी चाहूँगा, क्योंकि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बदतमीज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज कहने की? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। बस बस मैडम, अपने इन नाजुक हाथों को ना इतना कष्ट मत दो। खामखा मोच आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। लगता है मेरी बिगड़ी अमीर बेटी को सुधारने के लिए चेतन से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी चेतन से ही करवा दूं? हाँ, ये एकदम ठीक रहेगा। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? अरे बस भी करो अब तुम दोनों। ईशाना, तुम जाओ यहाँ से। वक्त बीतता जाता है। वीर प्रताप अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसकी शादी चेतन से करवा देता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ईशाना का घर के काम और जिम्मेदारियों को संभालने में कोई ध्यान नहीं रहता। वो सारा दिन सोफे पे बैठी या तो मैगजीन पढ़ती रहती या फिर सेल्फी लेती रहती। ये सब देखकर उसकी सास रंजना को बहुत तेज गुस्सा आता था। ऐसे ही ईशाना एक दिन अपने पति का क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। हे भगवान, बेटा, ये तूने किससे ब्याह कर लिया? देखना, तेरा सारा कार्ड का पैसा खत्म कर देगी ये। चिंता मत करो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईशाना शॉपिंग कर घर आ जाती है। सुनिए जी, देखो ना मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बाजार से। अपने लिए महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी ले आती है। ये सब देख रंजना उस पर चिल्ला पड़ती है। अरे ओ अमीर बाप की बेटी, सारा पैसा डुबा के आ गई। नहीं नहीं, डुबाया नहीं है, दुकानदार को ही देकर आई हूँ। ईशाना, वो मेरी पिछले 6 महीने की कमाई थी जो तुम उड़ा कर आई हो। अरे तुम एहसास भी है कि क्या किया है तुमने? अरे मुझ पर क्यों चीख रहे हो? मुझे तो कोई मेरे मन की करने ही नहीं देता। ये लो, तुम्हारे सारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। जाकर सब कुछ वापस कराओ। और हाँ, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। ऐसे ही ईशाना गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन तक तो वो बहुत ऐश करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसके पिता वीर प्रताप बैंक करप्ट हो जाते हैं और उनका दिवाला निकल जाता है। ईशाना अब अपने पापा से पैसे भी नहीं मांग पाती। अब वो शॉपिंग नहीं कर पाती और ना ही फालतू के खर्चे कर पाती। तभी उसे उसके पिता समझाते हैं, ईशाना बेटा, अब तुम्हें अपने पति के घर चले जाना चाहिए। पापा प्लीज, ऐसा
मत बोलो, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। उन लोगों को मेरी जरा भी कदर नहीं है। तो यहाँ रहकर क्या करेगी? अरे दिवालिया निकल चुका है मेरा, अब क्या मेरी छाती पर मूंग दलेगी यहाँ बैठकर? अरे मैं तेरे खर्चे अब और नहीं उठा सकता। तू अमीर बाप की बेटी थी लेकिन अब नहीं रही, तेरा बाप गरीब हो चुका है। अरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, चली जा यहाँ से। पापा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं अब कुछ नहीं करूँगा तेरा। मेरे बैंक में सिर्फ थोड़े से पैसे बचे हैं और उनसे मैं अपना बुढ़ापा काटना चाहता हूँ। अगर अब तू भी यहाँ रहना चाहती है ना तो अपना कमा और अपना खा। ईशाना को एहसास होता है कि उसने कितना फालतू का खर्च किया है और अपने पिता तथा पति का कितना नुकसान किया है, जिसके कारण अब खाने तक के लाले पड़ गए हैं। वो अपने पति के घर उससे माफी मांगने पहुंच जाती है। अरे ओ अमीरजादी, यहाँ कैसे आ गई? चैन नहीं आया अपने बाप का दिवाला निकाल कर, जो अब यहाँ चली आई है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। नहीं महारानी साहिबा नहीं, अब और नहीं झेल सकते हम आपको। अरे हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, जाइए अपने उस अमीर घर में और वही रहिएगा। देखो ऐसा मत कहो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब से कोई फालतू खर्चा कभी नहीं करूँगी। प्लीज सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह ईशाना को सबक मिलता है कि कभी भी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसा बचा कर रखना चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आ जाए। अब वो अपने पति के साथ मिलकर जॉब करती है और साथ ही घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, जिसे देख सभी घर वाले बेहद खुश होते हैं। रिद्धिमा एक शांत स्वभाव की महिला थी। उसके परिवार में उसका पति शुभम, बेटा विक्रम और बहू श्रेया रहते थे। उसके बेटे और बहू बहुत पढ़े लिखे और मॉडर्न सोच रखने वाले दंपत्ति थे। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ उसका पति हाथों में गजरा लिए उसके पास आता है। अरे मेरी प्यारी बीवी, कितना काम करोगी? जरा अपने पति से भी दो मीठे बोल बोल लिया करो यार, तड़प रहे हैं हम भी। क्या आप भी हर वक्त रोमांस ही सोचता रहता है? जरा भी लिहाज नहीं है। घर में बहू और बेटा भी है। अरे तो किसी और की बीवी के साथ थोड़ी रोमांस कर रहे हैं, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तुम, तुमसे ही तो रोमांस करेंगे ना, और क्या पड़ोसन से करेंगे? पापा जी कभी कुछ हमारे लिए भी ले आया करो। अरे बहुरिया तुम, अरे तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। अरे आप जाइए ना यहाँ से। क्या कर रहे हैं? एकदम औरतों की तरह किचन में घुसे रहते हैं। क्या सोचेगी बहू? अरे बाबा ठीक है, जाते हैं, बाकी गजरा बहुत जच रहा है। ऐसे ही रिद्धिमा और शुभम का प्यार उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन रिद्धिमा की तबीयत खराब हो जाती है और वो काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। विक्रम जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। कहाँ है इनके पति? उन्हें बुलाइए। क्या बात है डॉक्टर, पापा बस आते ही होंगे। क्या हुआ डॉक्टर, जल्दी बताइए, क्या हुआ इन्हें? आपके लिए खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? डॉक्टर आप एक बार, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। मेरा बाप कैसे बन सकता है? अरे माँ, ये क्या किया आप दोनों ने? पता भी है आपको, सब हम पर थू थू करेंगे। माँ जी अब आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या करना है मतलब? अबॉर्शन करवाएंगे, वरना जीना दुश्वार हो जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। सही कहा तुमने, हम हमारे बच्चे को मार नहीं सकते, ये तो भगवान की देन है। ऐसे ही रिद्धिमा और शुभम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं
और विक्रम को भी एहसास होता है कि कभी किसी के बच्चे को यूं गर्भ में मारना कितना गलत होता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रिधिमा का पेट बाहर आने लगता है, जिसे देख पूरा समाज उसे ताने देने लगता है। वहीं उसकी बहू की माँ शारदा को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे खरी खोटी सुनाने के लिए उसके घर आ जाती है। अरे बेशरम औरत, बाहर निकल, जरा देखूं तो तेरा बच्चा। पी। अरे बहन जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। अरे पापी, शर्म ना आई इस उम्र में ये खेल रचाते हुए? मेरी बेटी को माँ बनना चाहिए, पर तू बन गई। हाय मेरा दामाद, ये तेरी छोटी औलाद का जिंदगी भर भार सहेगा क्या? हाय। माँ, ये कैसे बात कर रही हैं आप? ये आपका घर नहीं, मेरा ससुराल है। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। अरे लिहाज तो इसने बेच खाया, अब विक्रम इसके बच्चे को संभालेगा या अपने बच्चों को? हाय कैसे चलेगा खर्चा? इस उम्र में माँ बनने का बंटवा दिया मोहल्ले में पर्चा। ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा अपने घर का खर्चा। अरे ऐसे कैसे? मेरी बेटी को इस बच्चे की देखभाल करनी पड़ जाएगी। मैं अब यहाँ अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगी। चल बेटा। हाँ। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप चली जाइए यहाँ से और यहाँ की चिंता करना छोड़ दीजिए। मैं और मेरा पति सब संभाल लेंगे। शारदा अपनी बेटी की ऐसी बातें सुन गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रिधिमा घर से बाहर भी निकलना बंद कर देती है, लेकिन उसकी बहू उसे समझाती है कि इस समय बाहर की ताज़ी हवा लेना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो उसे लेकर बाहर गली में चले जाती है। अरे रिधिमा, क्या हाल है? अरे और बता, इस उम्र में बड़े गुल खिला रही है? अरे हमें भी कुछ पैतरे सिखा दो, ये तो हमें देखते ही नहीं है। शायद तुम्हारी सलाह से कोई बात बन जाए। ये सभी बातें दूर खड़ा विक्रम सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो उन औरतों को सबक सिखाने के लिए अपनी माँ की गोद भराई की रस्म रखता है, जिसमें वो मोहल्ले की सभी औरतों और अपनी सास को भी बुलाता है। अरे लेडीज लोग, कोई गाना भी गा दो, इतना खुशी का पल है ये। अरे बेटा, तो कल आज नहीं आवत, तेरी माँ इस उम्र में दोबारा माँ बनने वाली है। हाँ तो क्या हुआ, इस उम्र में माँ नहीं बन सकते क्या? इस उम्र में गुल खिल रहे हैं, गुलगुले भी बटेंगे। हाँ। अरे आंटी, आपके पति देव तो आपको देखते तक नहीं, मुझे लगता है तभी आपको चिढ़ हो रही है। सच सच बताना। अरे बेटा, चिढ़े हमारे दुश्मन, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो बस बुरा मत मानना, जिस उम्र में दादी बनना चाहिए था उस उम्र में माँ बन रही है। अरे चाची, कौन सी उम्र? जब मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं तो आप लोगों के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? अरे बेटा रहने दे तू, इन लोगों के समझ में कुछ नहीं आने वाला। ये लोग जाहिल ही रहेंगे, इन लोगों के संस्कार ही ऐसे हैं। पर हमारे संस्कार भ्रूण हत्या को अपराध मानते हैं। हम खुद मर जाएंगे पर इस पर आंच ना आने देंगे। हाँ। उन औरतों का तो मुंह ही बंद हो जाता है और इस तरह से उनको सबक मिलता है कि वो अब किसी और के आगे ताने मारने की सोचती तक नहीं है। वहीं उसकी सास इन बातों को सुनकर रिधिमा से माफी मांग लेती हैं और वो भी उसे माफ कर देती हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अरे देखो देखो, आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ, जरा खाकर तो बताओ कैसा बना है। आप भी ना, लोग इतने ताने दे रहे हैं, आपको अब भी फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क लोगों के सोचने से नहीं, तुम्हारे सोचने से लगता है मुझे।
तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ये बात श्रेया सुन लेती है और शुभम की बातों से खुश होकर एक सीटी बजा देती है। ओए होए पापा जी, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। भगवान आप दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखे। वक्त बीतता है और रिधिमा की डिलीवरी का समय आ जाता है। सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और थोड़े ही समय बाद रिधिमा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसे देख घर के सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं और उसका नाम पिंकी रखती है और खुशी खुशी नन्ही सी परी के आने का स्वागत करते हैं। राहुल नंदिनी और यश का समझदार, संस्कारी पर सौतेला बेटा था, पर उन दोनों ने उसे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया था। वो उससे बेहद प्यार करते थे। वहीं राहुल भी अपने माँ बाबूजी पर जान छिड़कता था। उसे अंजलि नाम की एक अनाथ लड़की से प्यार हो गया था। दिन बीतते जाते हैं, उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। राहुल अंजलि के बारे में अपने परिवार वालों को बताता है। ये सुनते ही मान मर्यादा वाले यश के अभिमान को बहुत ठेस पहुंचता है। नहीं बेटा, ये तो क्या कह रहा है? वो लड़की कभी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती पापा? वो गरीब घर की लड़की हमारे घर के रीति रिवाजों को, हमारे संस्कारों को कभी समझ भी पाएगी? और अगर समझ भी गई तो क्या वो हमें समझ पाएगी? अरे बेटा, ऐसी लड़कियां ना सिर्फ अमीर लड़कों को पैसे के लिए फंसाती हैं, फिर उनके पैसे लेकर भाग जाती हैं। नहीं माँ, वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है और पापा, वो हमारे सारे संस्कार सीख जाएगी यहाँ आकर। ठीक है बेटा, तू इतना कहता है तो मिल लेते हैं उससे एक बार, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। राहुल अंजलि को अपने घर डिनर के बहाने सबसे मिलवाने ले आता है। बहुत शांत सा माहौल रहता है। सभी चुपचाप डिनर कर रहे होते हैं कि तभी अंजलि खाते खाते फाल्ट मार देती है। यश उसे गुस्से से घूरने लग जाता है। जी वो माफ कीजिए, गलती से हो गया, थोड़ी पेट में गैस बन गई थी। कोई नहीं अंजलि, नेचुरल है, सबके साथ होता है ये। जरा सी भी तमीज नहीं है इस लड़की में। सारा खाना बेकार कर दिया हमारा। चली जाओ यहाँ से। अंजलि डर जाती है और अचानक से खड़ी हो जाती है और गलती से उसके हाथ से पास रखा वास टूट जाता है। गमला, आए सॉरी, वो गमला मुझसे टूट गया। अरे कोई बात नहीं अंजलि, एक वास ही तो है। वास? अरे पता भी है कितनी कीमत थी इसकी? अरे 11 लाख में लंदन से मंगाया था। इस लड़की में जरा सी भी तमीज नहीं है। तुम इसे गमला कहती हो? इस गवार से शादी करना चाहते हो तुम राहुल? नहीं, ये मेरे घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। यश की ये बातें सुन राहुल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अंजलि को अकेला थोड़ा ना छोड़ सकता था। वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है और ले आता है अपने घर। ये देखकर सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। आज तूने मेरी सब मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया राहुल, मिट्टी में मिला दिया। अब और एक पल तो इस घर में नहीं रह सकता। अरे तेरे जैसी सौतेली औलाद तो भगवान किसी को ना दे। तुझे मैंने इस घर में पनाह दी, तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया ताकि तू कुछ बन सके, और तूने हमारी ही पीठ पे छुरा घोंप दिया। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। प्लीज अब आप भी मुझे अपनी बहू मान लीजिए। बस आज से तू हमारे लिए मर गया। निकल जा इस घर से। तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। आज से ना तू मेरा बेटा और ना मैं तेरा बाप। इस लड़की के घर में कदम पड़ते ही हमारा परिवार टूट गया है। मनूस है ये, मनूस। राहुल को अपनी बीवी की बेइज्जती देख बहुत बुरा लगता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने बलबूते पर कड़ी मेहनत करके गाड़ी बंगला सब ले लेता है
तो वहीं यश और नंदिनी का सगा बेटा जिसका नाम रोहन था वो फॉरेन में पढ़ता था और अपनी पढ़ाई पूरी कर 2 साल बाद इंडिया आ जाता है। हे मॉम, वेयर आर यू? सी, आई एम बैक। अरे मेरा लाडला बेटा, आ गया तू? नहीं नहीं, वीडियो कॉल किया है आपको। अरे ऑफ कोर्स आ गया हूँ यार, सामने ही तो खड़ा हूँ आपके। हे रोहन माय डियर, हाउ आर यू माय यंग बॉय? हे डैड, डैड भैया नहीं नजर आ रहे, कहाँ है? नंदिनी मुंह बनाते हुए राहुल की सारी बात उसे बताती है और रोहन को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो करता भी तो क्या। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और रोहन घर वालों को बिना बताए शादी कर अपनी बीवी पूजा को घर ले आता है। हे भगवान, तूने भी वही किया जो उसने किया था। सारी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। रोहन, कौन है ये लड़की? तूने भी वही काम किया जो तेरे बड़े भाई ने किया, और तू तो फिर हमारा अपना खून है। कैसे कर सकता है तू ये? अब तू भी इस घर में रहने लायक नहीं रहा, निकल जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊंगा? ये घर मेरा भी तो है, और शायद भूल गया आप कि इसमें प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा है और आधा भैया का। लेकिन भैया अब यहाँ रहे नहीं तो सारा किसका हुआ? मेरा ही तो हुआ ना। एक तो बिना लड़की का बैकग्राउंड चेक किए शादी कर ली और अब ये बदसलूकी कर रहे हो हमारे साथ। लिसन डैड, अब वो जमाना नहीं रहा जब पेरेंट्स की मर्जी से शादी हुआ करती थी। अब जमाना हमारा है और मर्जी भी हमारी। ये कहे रोहन और पूजा अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही उदासी से बीतते रहते हैं। फिर एक दिन रोहन चिल्लाते हुए अपने माँ बाप को आवाज लगाता है। माँ, क्या हो रहा है ये सब? आप लोगों ने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की। क्या बकवास है ये जो मुंह में आए बके जा रहे हो? हाँ पापा, सब सुन रहा हूँ मैं। आप मेरी बीवी को मारना चाहते हो? ये देखिए, उसके कप में जहर डाला हुआ है। अरे बेटा, नहीं नहीं, ये तो क्या कह रहा है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये बता कि हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग मेरी बीवी को पसंद नहीं करते और आप उसे डरा धमका कर इस घर से निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुरंत निकल जाइए इस घर से, अभी के अभी। अगर अपनी औलाद घर से निकालना चाहे तो शायद ही कोई माँ बाप उस घर में रहना चाहेंगे। चलो नंदिनी, अब और एक पल नहीं रह सकते हम यहाँ। यश अपनी बीवी का हाथ पकड़ घर से निकल जाता है और दोनों किसी सड़क पर जा बैठते हैं। तभी दोनों का सौतेला बेटा राहुल अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है। राहुल बेटा। माँ, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उठिए, चलिए मेरे साथ। दोनों राहुल के साथ उसके घर चले जाते हैं और वहाँ वो अंजलि से मिलते हैं। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, आइए ना, अंदर आइए। अंजलि, तुम फटाफट से खाना बनाओ, भूख लगी होगी माँ पापा को। जी हाँ, बस अभी बनाती हूँ कुछ अच्छा सा खाने में। अंजलि और राहुल मिलकर दोनों की खूब सेवा करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देते। ये देख यश और नंदिनी को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, उस दिन जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना कुछ भला बुरा कह दिया। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं कभी तुझे समझ नहीं पाई। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। नहीं नहीं, आप दोनों माफी मत मांगिए। हमने तो आपको कब का माफ कर दिया और हमने गलती भी तो ऐसी की थी कि सजा तो मिलनी ही थी। ये बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ रोहन आ जाता है। जी भाभी, माँ, पापा, आप लोग अब मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों की आंखें खोलने के लिए मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। भैया को मैंने ही फोन करके आप लोगों के बारे में बताया था कि आप लोग कहाँ हैं। और माँ, मैंने कोई शादी नहीं की, वो मेरी दोस्त पूजा है जिसने मेरा इस पूरी प्लानिंग में साथ दिया। हाँ रोहन बेटा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। यश और नंदिनी अपने घर में अंजलि का गृह प्रवेश करवाते हैं और अंजलि के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो वहीं सौतेले बेटे के लिए नंदिनी और यश का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राहुल और अंजलि अपने घर को बहुत अच्छे से प्यार के सूत्र में बांध कर रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कभी खुशी कभी गम वाली ये फैमिली? आपने कहीं देखी है? अगर हाँ,
तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।